बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रोविज़न रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन 28 टू 41 के जो है वो डिफरेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे। व्यवसाय पेशे की कर योग्य आय का निर्धारण, उसमें हम आय संबंधी विभिन्न प्रावधान पढ़ेंगे कि व्यवसाय एवं पेशे की नॉर्मली जो है वह टैक्सेबल इनकम क्या होगी, फिर अनडिस्क्लोज्ड जो है वह इनकम या इन्वेस्टमेंट क्या है, विशेष परिस्थितियों में कर योग्य आय क्या होगी, व्यवसाय एवं पेशे से आय शीर्षक की करमुक्त आय क्या होगी। इनकम के सारे प्रोविज़न पढ़ने के बाद व्यय संबंधी प्रावधान होंगे। उसमें स्पष्टतः स्वीकृत व्यय आयकर अधिनियम के अनुसार, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार, परिस्थिति अनुसार स्वीकृत तथा अस्वीकृत व्यय, व्यावसायिक हानियों एवं पूंजीगत व्ययों की कटौती और विशेष प्रकार के व्ययों की सशर्त स्वीकृति कि भाई इतनी अमाउंट आपने खर्च की है तो इसमें से इतनी अमाउंट की आपको छूट मिल जाएगी, और फिर स्पष्टतः अस्वीकृत व्यय। अभी जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं वो सेक्शन 28 टू 41 के डिफरेंट प्रोविजंस होंगे कि किस आधार पर, सामान्य सिद्धांतों के आधार पर आय कर योग्य होगी। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, इनकम फ्रॉम कमीशन, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज, इनकम ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग कंसर्न, प्रोफेशनल इनकम, ये बेसिक तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। फिर कंपनसेशन रिसीव्ड इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, सेक्शन 28 सेकंड के अंतर्गत, यदि किसी भी व्यक्ति को कंपनी के प्रबंध का अनुबंध समाप्त होने पर, एजेंसी की समाप्ति पर अथवा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण होने पर सरकार अथवा किसी भी व्यक्ति से कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है तो उसे व्यवसाय की आय मानते हुए इसी शीर्षक में कर योग्य करेंगे। और एकमुश्त राशि यद्यपि पूंजी प्राप्ति है परंतु सेक्शन 28 के स्पष्ट प्रावधानों के अनुसार इसे रेवेन्यू इनकम, क्योंकि कैपिटल इनकम अलग हो जाती है, तो रेवेन्यू इनकम सेक्शन 28 की मानते हुए इस पर क्या लगाएंगे, कर लगाएंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, कैश सब्सिडी कहीं से मिलती है, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ कस्टम और एक्साइज जो चुकाया है उसकी अगर वापस छूट प्राप्त होती है और वापसी हो जाती है तो ऐसी कर वापसी की राशि व्यापार एवं पेशे शीर्षक आय में कर योग्य होगी। गैर मौद्रिक आय भी व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी। नॉन मॉनेटरी इनकम विल ऑल्सो बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, जैसे यदि किसी व्यवसायी को अपने लक्ष्य पूरे करने पर कंपनी की तरफ से कार या कोई उपहार मिला हो अथवा हवाई यात्रा टिकट मिला हो तो यह अनुलाभ करदाता के व्यवसाय की आय मानी जाएगी। साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन, बोनस एवं ब्याज, सैलरी, बोनस एंड इंटरेस्ट टू पार्टनर्स फ्रॉम अ फर्म, यदि साझेदारी संस्था का कर निर्धारण करते समय साझेदारों को दिए गए वेतन, कमीशन, बोनस एवं ब्याज की व्यय के रूप में कटौती मिली है तो साझेदारों के लिए ऐसी प्राप्त राशि व्यवसाय से आय के रूप में कर योग्य होगी। प्रतिस्पर्धा न करने के बदले प्राप्त राशि, रिसिप्ट इन नेचर ऑफ नॉन कॉम्पीट फी, विशेष प्रावधान है कि यदि कोई करदाता किसी व्यवसाय की कोई क्रिया न करने, तकनीकी ज्ञान का लाभ न लेने अथवा किसी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज का उपयोग न करने का अनुबंध करने के बदले कोई राशि प्राप्त करता है तो उसे व्यवसाय एवं पेशे की आय माना जाएगा। सेक्शन 28 5th A के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा न करने के बदले प्राप्त राशि। अब हम बात करते हैं रिसिप्ट फ्रॉम की मेन जो है वह इंश्योरेंस पॉलिसी। महत्वपूर्ण बीमा व्यक्ति क्या होता है ये कि अगर कोई पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए और उस बिजनेस के नाम पर कोई बीमा पॉलिसी ले रखी है, ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम व्यवसाय द्वारा चुकाया जाता है, व्यवसाय द्वारा चुकाया गया है तो यह पॉलिसी पर प्राप्त राशि बोनस सहित व्यवसाय की आय मानी जाएगी। ये हमने सैलरी हेड में भी पढ़ा था। यदि किसी एम्प्लॉय पर यह कीमैन इंश्योरेंस ली जाती है और एम्प्लॉय को बदले में बोनस दिया जाता है तो वो एम्प्लॉय की इनकम होगी। यहाँ व्यवसाय को प्राप्त हो रहा है तो वह व्यवसाय की आय मानी जाएगी।
फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, जो पहले मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ। इनकम फ्रॉम इलीगल बिजनेस, तो न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करदाता के अवैध एवं अनैतिक कार्यों से हुई आय पर भी व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में ही कर लगेगा। अवैध आय पर इलीगल है, कर लगाना मुश्किल है, क्योंकि करदाता इस प्रकार की आय को छुपाता है और जानकारी भी नहीं देता है, लेकिन पकड़ में आ जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी होगी और आयकर भी देना होगा। तो करदाता की अवैध आय पर कर नहीं लगाया जाए तो वो तो और इंस्पायर होगा कि मैं और ऐसे काम करता हूँ, तो और अवैध जो है वो बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए अवैध कार्य को डीमोटिवेट करने के लिए उस पर टैक्स लगाया जाता है। अर्लियर जो एक्सपेंसेस अलाउड हो गए हैं विल बी टैक्सेबल इफ रिसीव्ड लेटर, ये 41 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, अभी तक 28 के प्रोविजंस थे। फिर विदेशी विनिमय दर में अगर फ्लक्चुएशन हुआ है, जैसे आयात किए गए माल का कम भुगतान करना पड़े या विनिमय दर में परिवर्तन से बेचे गए माल का अधिक भुगतान जो है वह मिल जाए, तो उसे भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानेंगे। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, 44 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत यदि करदाता को पूर्व के वर्षों में व्यवसाय की आय ज्ञात करते समय डूबत ऋण की कटौती मिल चुकी है, तो किसी गत वर्ष में डूबत ऋण की राशि पुनः प्राप्त हो गई है तो उस गत वर्ष में राशि पुनः प्राप्त होगी और उस गत वर्ष में व्यापार व पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अब हम ये दे रखा है कि भाई है ना, सेल्स प्रोसीड्स जो है फ्रॉम एन असेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक जो है वह रिसर्च, तो 100% छूट उसी वर्ष में मिल जाती है जिस वर्ष में प्रथम बार व्यवसाय में प्रयुक्त की गई है। कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट असेट्स और इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक, निजी संपत्ति का स्टॉक में परिवर्तन। यदि कोई करदाता अपनी किसी निजी संपत्ति को लागत मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टॉक में बदल देता है, तो जिस गत वर्ष में ऐसा किया गया है उस वर्ष कोई भी आय नहीं मानी जाएगी, और जिस गत वर्ष में ऐसी स्टॉक में बदली गई संपत्ति को बाजार में बेचा जाता है तो उस गत वर्ष में लागत मूल्य एवं स्टॉक में दिखाए गए मूल्य का अंतर पूंजीगत लाभ माना जाएगा और स्टॉक में दिखाए गए मूल्य एवं विक्रय मूल्य के अंतर के बराबर लाभ जो है वह व्यापारिक लाभ माना जाएगा। अब है स्टॉक का पूंजी में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल असेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी असेसी क्या करता है, अपने स्टॉक को पूंजी संपत्ति कैपिटल असेट्स में परिवर्तित कर देता है, इस पे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है, तो समझें। तो परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक के उचित बाजार मूल्य को फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो जिसे कि पूंजी संपत्ति में परिवर्तित किया गया है, उसे तो व्यापार की आय माना जाएगा और व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में कर योग्य करेंगे। फिर बाद में जब भी ऐसी पूंजी संपत्ति जिसे व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है उसको यदि बेचा जाता है तो पूंजी लाभ की गणना निम्नलिखित आधार पर की जाएगी। अब आप उसको बेच रहे हैं तो फिर पूंजी लाभ हो गया, तो फिर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। इस टॉपिक को हम कैपिटल गेन वाले हेडिंग में वापस जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, धारण करने की अवधि की गणना व्यापारिक स्टॉक को पूंजी संपत्ति में परिवर्तित करने की तिथि से की जाएगी और ऐसी पूंजी संपत्ति परिवर्तित स्टॉक की लागत परिवर्तन की तिथि को ऐसे स्टॉक का उचित बाजार मूल्य जो है वह होगी। एक ये प्रोविज़न और है कि 269 ST में प्रावधान किया गया है कि माल अथवा सेवा का विक्रय करने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक की प्राप्ति का कोई भी लेन देन अगर नकद में नहीं करना चाहिए, और ऐसा लेन देन उसे क्या रेखांकित चेक, क्रॉस चेक या बैंक ड्राफ्ट से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करना चाहिए। कैसे ऐसा करना चाहिए? यदि एक दिन में एक ही भुगतानकर्ता एक दिन में एक ही व्यक्ति से कुल राशि 2 लाख रुपये या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। एक ही लेन देन एकल लेन देन के संबंध में प्राप्त राशि 2 लाख रुपये या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। एक घटना या अवसर, किसी भी व्यक्ति से किसी एक घटना या अवसर से संबंधित लेन देन के संबंध में प्राप्त राशि 2 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस से नकद रुपये निकालने पर यह सीमा जो है वह लागू नहीं होगी।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को व्यवसाय एवं पेशे की कर योग्य आय में व्यवसाय एवं पेशे की सामान्यतः कर योग्य आय, नेक्स्ट जो है वह अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस जो ट्रीटेड एज इनकम सेक्शन 69 है वो समझाऊंगी। इनकम टैक्सेबल इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस और एग्जेम्प्टेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 10, ठीक है। और इसी के साथ साथ फिर हम डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस जो हैं वह भी स्टार्ट कर देंगे। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961। टुडेज जो आपके लिए मैं असाइनमेंट दे रही हूँ वो ये है कि एक्सप्लेन डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 28 जो हमने डिस्कस किए, क्योंकि स्टूडेंट इसमें से प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी भी बनता है। डिटेल नोट्स आप प्रिपेयर करें। और इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट में वीडियो ले रही हूँ आपका वो है अप्रकट आय, विनियोग एवं अस्पष्ट व्यय को आय मानना। इनकम के सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम एक्सपेंसेस लेंगे और फिर मैं आपको 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो इसके एक्सप्लेन करूँगी। अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, वीडियो देख करके वीडियो को लाइक कीजिए, बार बार कह रही हूँ, कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए स्टूडेंट्स, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो इसकी आपको क्या मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।